हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एंजाइम काइनेटिक्स देखी, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, Km, K कैटालिसिस, टर्नओवर नंबर और इनकी सिग्निफिकेंस, ये सब हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में देखा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिशन की। एंजाइम इनहिबिशन क्या है? एंजाइम एक्चुअल में कर क्या रहा है? एंजाइम एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले कर रहा है और वो जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनको फास्ट अप कर रहा है। लेकिन इनहिबिटर अगर हम वहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेगा? वो एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, मतलब उस कैटालिसिस प्रोसेस की रेट को स्लो डाउन करेगा। ये काम होगा इनहिबिटर का। और कई बार हमें इनकी नीड होती है। जो मेडिसिन केमिस्ट्री में हम बहुत सारे जो ड्रग्स मेडिसिन लेते हैं वो भी यही इनहिबिटर का या उसकी स्पीड को बढ़ाने का, एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक। एगोनिस्टिक मीन्स वही काम जो एंजाइम कर रहा था उसको सपोर्ट करना, बढ़ाना, और एंटागोनिस्टिक मीन्स जो काम वो कर रहा था उसे कम करना या रोकना। तो बेसिकली इनहिबिटर्स जो हैं वो आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन और रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन का मीनिंग ऐसा कि जिसमें एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो रिवर्सिबली ब्लॉक हो, कुछ समय के लिए उसे रोका जाए और बाद में आपको एंजाइम वैसा का वैसा। इरिवर्सिबल ऐसा कि अगर आपने इनहिबिटर दिया और वो परमानेंटली एंजाइम साइट पे जाके बाइंड हो जाए या एंजाइम को परमानेंटली डीनेचर कर दे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम पे अब उसका जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो ऐड ही ना हो पाए परमानेंटली, तो वो कहलाता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन बेसिकली क्या है और ये कैसे रोल प्ले करता है? तो इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। क्या है ये? एक्चुअल में क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऐसा है कि मान लो ये एंजाइम है, ये कोई हमारा एंजाइम है और ये हमारा एंजाइम है। ये जो आपको दिख रही है ये उसकी एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट पर हमारा मान लो जो बेसिक ये हमारा सबस्ट्रेट था, हमने इस सबस्ट्रेट की बजाय कोई इनहिबिटर लिया। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बिल्कुल ऐसा है, जो फिटिंग है इसमें ये इस साइड से फिट होता है और ये फिटिंग इसमें भी बिल्कुल वैसी है। तो ये भी यहाँ फिट हो सकता है, ये भी यहाँ फिट हो सकता है। तो दोनों में कंपटीशन रहेगा इस साइड को अचीव करने का। अगर आप इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा यहाँ पहुँचेगा, वो ज़्यादा यहाँ पहुँचेगा तो जो आपका एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ES, ये बनने के लिए कम बचेगा। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ बाइंड हो गया? ये इनहिबिटर के साथ बाइंड हो गया और इसने क्या बना लिया? EI बना लिया। ये फर्दर रिएक्शन से प्रोडक्ट देता है, बट ये आगे क्या करता है? नो रिएक्शन। ये आगे रिएक्शन नहीं करता, बट ये आगे प्रोडक्ट दे रहा था। तो अगर इस तरह का इनहिबिशन हो, जो ओरिजिनल साइट है उसके साथ डायरेक्टली कंपटीशन में हो कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो एनालॉगस टू सबस्ट्रेट हो, सबस्ट्रेट जैसा ही दिखता हो, उसी आकार प्रारूप का हो, है ना, वो इस साइट के लिए कंपटीशन करे, वो कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम में बहुत सारी साइट्स होती हैं, ठीक है, उनमें से कोई स्पेसिफिक साइट है जो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट का रोल प्ले करती है।
मान लो एंजाइम में ये कोई साइट है और इस पर कोई इनहिबिटर आ जाए। जैसे इनहिबिटर आता है, ये जो साइट है एक्टिव साइट, उसका कन्फर्मेशन चेंज हो गया। जैसे इसका कन्फर्मेशन चेंज हुआ, अब ये सबस्ट्रेट इसमें फिट नहीं हो सकता। लेकिन जो इनहिबिटर आया उसने कंपीट नहीं किया, सबस्ट्रेट के साथ। उसने क्या किया, एंजाइम में अवेलेबल कोई दूसरी पॉकेट है उसमें एंट्री की। उस पॉकेट में घुसने की वजह से यहाँ जब बॉन्डिंग इंटरेक्शन होंगे, उन इंटरेक्शंस की वजह से यहाँ जो उसकी मेन जो साइट है उस पर थोड़ा सा अल्ट्रेशन हो गया, और उस अल्ट्रेशन की वजह से उसका जनरल सबस्ट्रेट उस पर अटैच नहीं हो पा रहा। तो वो कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और तीसरा तरह का इनहिबिशन क्या है कि सबस्ट्रेट आ गया, आपका जो सबस्ट्रेट है वो तो सबस्ट्रेट तो यहाँ बाइंड हो गया इस कैविटी में, और उसके बाद इसमें कोई इनहिबिटर आए। तो कहने का मतलब इनहिबिटर किस पे आ रहा है, इनहिबिटर आ रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे। वो जैसे ही आता है तो इस सबस्ट्रेट की जनरल जो प्रोडक्ट कन्वर्जन है वो रुक जाता है ड्यू टू सम कन्फर्मेशनल और इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काइंड ऑफ इंटरेक्शंस। ये इनहिबिटर इस एंजाइम को इस तरह का बना देता है कि ये इस सबस्ट्रेट पे जो पहले रिएक्शन करने वाला था उस रिएक्शन को प्रॉम्प्टली नहीं कर पाता, वो स्लो डाउन हो जाती। तो वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को तो वो इनहिबिट कर ही नहीं रहा, बट सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन इनहिबिट कर रहा है। वो कहलाता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो हम इन तीनों तरह के इनहिबिशन को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो जैसा ये डायग्राम है, वापस देखते हैं अपन इसको। इसके लिए अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो सक्सिनेट आयन को फ्यूमरेट आयन में कन्वर्ट करता है। सक्सिनेट आयन ये है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये जब एक्ट करता है तो ये बना लेता है फ्यूमरेट। एक्चुअल में क्या हो रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की कैविटी में जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ है, वो इन ग्रुप के साथ है। इस ग्रुप को अगर आप ढंग से देखें तो ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ है। अगर आप इस सक्सिनेट की बजाय अगर मैलेट इसमें यूज करें, मैलेट आयन, इसमें भी क्या है, दो कार्बोक्सिलेट ग्रुप हैं। ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या है, यहाँ पर जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कैविटी है उसमें जाके बाइंड होंगे, बट आगे जो रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन वो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इसके पास एक ही CH2 है, दूसरा हाइड्रोजन है ही नहीं। भाई यहाँ से एक H गया, यहाँ से एक H गया, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और फ्यूमरिक एसिड बनता है, बट यहाँ तो दूसरा है ही नहीं अवेलेबल। तो ये जाता जरूर है बट ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटिव ये जो है वो इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या कर रहा है, ये कंपटीशन कर रहा है साइट को ब्लॉक करने में कि कौन पहले जाके एंजाइम की कैविटी में जगह ले, तो ये जगह पहले लेगा। अब इस कंपटीशन में जो बाइंडिंग है
उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाइंडिंग यहाँ जो पार्टिसिपेट कर रहे थे एक्चुअली कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ कर रहा था, और अगर डिस्टेंस में देखें तो 0.7 एंगस्ट्रॉम का फ़र्क पड़ता है एक CS2 इंट्रोड्यूस होने की वजह से, क्योंकि सीधे तो है नहीं, ये 109 डिग्री एंगल पे है, तो जिगजैग आता है, तो टोटल जो डिफरेंस दोनों कार्बोक्सिलेट आयन के बीच का रहता है वो 0.7 एंगस्ट्रॉम का है, और कैविटी इतनी सफिशिएंट है कि आराम से इन दोनों को ऑक्यूपाई कर सकती है। तो आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है वो इसको तब कैप्चर करेगा जब ये अमाउंट में बहुत अधिक होगा, अदरवाइज इसको करेगा जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ कंसंट्रेशन है वो डोमिनेंट पैरामीटर है। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो आपको फ्यूमरेट नहीं मिलेगा, और अगर आप इसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको फ्यूमरेट मिल जाएगा। जो जनरल रिएक्शन है वो एंजाइम की होगी। एक जनरल केस है, कुछ लोग जो कंट्री लिकर्स मतलब जो गांव में वो हाथ से जो शराब बनाते हैं वो लेते हैं, उसमें कई बार मेथनॉल बन जाता है, फर्मेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, रांगा वगैरह यूज़ करते हैं वो। तो उस मेथनॉल को अगर कोई कंज्यूम कर ले तो मेथनॉल का जब बॉडी में आप देखेंगे कंजम्पशन हो जाएगा, तो बॉडी में मेथनॉल को और एथेनॉल दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो अवेलेबल है, और वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मेथनॉल और एथेनॉल को दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करता है। तो मेथनॉल कोई पॉइजनस चीज़ नहीं है, बट मेथनॉल जब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो जो प्रोडक्ट देता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड क्या है? एक न्यूरल इनहिबिटर है, एक न्यूरल हमारी जो नर्व्स हैं उनको इम्पैक्ट करता है, और सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट आता है वो ऑप्टिक नर्व पे आता है। ऑप्टिक नर्व जो आँख से जुड़ी हुई जो नर्व्स हैं, और इन ऑप्टिक नर्व की वजह से आदमी ब्लाइंड हो सकता है इस इम्पैक्ट की वजह से। तो हॉस्पिटल में आप बहुत जल्दी क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? आप उसे इंट्रावीनस अल्कोहल दे दें, प्योर। कौन सा? एथेनॉल। भाई मेथेनॉल जो है CH3OH ये बना रहा है फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, ये टॉक्सिक है। अगर आप C2H5 इंट्रावीनस डायरेक्ट आप ब्लड में दें तो क्या होगा? जो मेथनॉल उसने स्टमक से एब्जॉर्ब किया वो जो ब्लड फ्लो में आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है, आपने डायरेक्टली वीनस में प्योर एथेनॉल दे दिया है, तो अब डिहाइड्रोजनेज क्या है वो काम करेगा, जो वहाँ पे आपको एस्टल्डिहाइड बनेगा प्रोडक्ट। तो एस्टल्डिहाइड के अपने इम्पैक्ट्स हैं, बट उससे जो है इस तरह का कोई हैजार्डियस प्रोडक्ट नहीं बना है। एस्टल्डिहाइड से आपका सेरिबेलम पोर्शन इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ समय के लिए आप लिथार्जी आ सकती है, बेहोशी आ सकती है, बट वो परमानेंट डैमेज नहीं करता। तो आपने क्या किया? आपने ये कंज्यूम नहीं हो इसलिए आपने उसका एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बॉडी में इम्प्लांट कर दिया, और वो भी हाई कंसंट्रेशन में। और अच्छी चीज़ ये है कि अगर मेथेनॉल वहाँ नहीं जाता है तो मेथेनॉल रूटीन एक्सक्रीटरी सिस्टम से विदिन 6 और 7 आवर्स बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है विदाउट एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो क्या होगा? अगर आपने पर्याप्त मात्रा में उसको इंट्रावीनस प्योर अल्कोहल सप्लाई कर दिया है तो होगा क्या? थोड़ी देर में, कुछ ही समय में ये बाइंडिंग साइट्स पे नहीं होगा, बाइंडिंग साइट्स पे ज़्यादातर डिहाइड्रोजनेज की बाइंडिंग साइट्स पे एथेनॉल होगा, और जो ज़्यादा लीकर पीते हैं उनमें सुन्न और ये और बेहोशी और इस तरह का लिथार्जी आना, ये जनरल टेंडेंसी वो अल्कोहल की वजह से होती है, उसका इम्पैक्ट है। तो वो इम्पैक्ट रहेगा कुछ समय के लिए, बट विदिन 7-8 आवर्स सारा मेथेनॉल आपकी यूरिनल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये लोकल ट्रीटमेंट है। अगर किसी ने गलती से मेथेनॉल कंज्यूम कर लिया है तो उसको, तो वो दैट इज़ वर्किंग वाया जस्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा एक एग्जांपल और आप एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, सल्फा ड्रग्स। हम सब ने BSc पार्ट 3 में जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसमें ड्रग्स एंड डाइज की एक यूनिट है, उसमें आपने सल्फा ड्रग्स पढ़ी होंगी। तो
जनरली सल्फानिलेमाइड्स हैं वो एज ए ड्रग यूज़ होती हैं। क्या है सल्फानिलेमाइड? अमीन ग्रुप है, यहाँ NH2, यहाँ आपके पास है NHR, ये अलग अलग हो सकता है, एंड दिस इज बेंजोनाइड रिंग सिस्टम। एक होता है बेंजोइक एसिड, सब जानते हैं हम, बेंजोइक एसिड COOH, एंड पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, तो ये हो गया NH2। ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और ये जो सल्फानिलेमाइड हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ये देखें बिल्कुल, ये जो डिस्टेंस है ये है 1.4 एंगस्ट्रम, यहाँ इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2.4, यहाँ है 2.3 एंगस्ट्रम। यहाँ ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का सल्फोनिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो, और सल्फोनिल और अमीनो ग्रुप के बीच का जो डिफरेंस है इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ये है 6.7 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज 6.9 एंगस्ट्रॉम। तो दैट मीन्स एक दूसरे की जगह इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअल में सल्फा ड्रग्स क्या कर रही हैं? सल्फा ड्रग्स इस बेंजोइक एसिड को रिप्लेस कर रही हैं, किससे? इस सल्फानिलेमाइड से। सल्फानिलेमाइड क्या कर रहा है? बैक्टीरियाज में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उनके एंजाइम केमिस्ट्री का, उनकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ हार्मोन्स में, दैट इज़ फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए उनको क्या चाहिए? बेंजोइक एसिड चाहिए। अगर आप वहाँ एक्सेस में सल्फानिलेमाइड सप्लाई कर देंगे तो वो बेंजोइक एसिड की बजाय किसको पिक करता है? इस सल्फानिलेमाइड को पिक करता है। और सल्फानिलेमाइड जो है वो फर्दर फॉलिक एसिड फॉर्मेशन में काम आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वो ग्रुप्स ही नहीं है। वो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी तो है बट वो केमिकल सिमिलरिटी वहाँ एब्सेंट है, और दैट्स वाई ये आगे फर्दर आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सल्फा ड्रग्स। बहुत छोटी सी केमिस्ट्री है। फॉलिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कुछ इस तरह का है। यहाँ जहाँ जहाँ N पुट होना है तो यहाँ N होगा, डबल बॉन्ड होगा, यहाँ N होगा, फिर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, देन यहाँ N, I think, then this is NH2 and now CH2 here, NH no. CO NH, then COH, CH, COH, CH2, CH2, COH. This is nothing but folic acid. और ये वो पोर्शन है जो कहाँ से आता है इस सिंथेसिस में, दिस इज़ फॉलिक एसिड। ये वो पोर्शन है जो बैक्टीरिया लेके आता है, किससे? बेंजोइक एसिड से। तो बेंजोइक एसिड एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है एक तरह से आप माने बैक्टीरिया के लिए, वो अवेलेबल होता है वहाँ पर। उस बेंजोइक एसिड को आपने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया? सल्फानिलेमाइड से। तो यहाँ सल्फानिलेमाइड नहीं आ पाएगा क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो होती नहीं है, और फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाएगा। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ये नहीं बन पाता और फॉलिक एसिड नहीं बन पाता, इस वजह से वहाँ इनहिबिशन हो जाता है उसके एंजाइम्स का, और थोड़ी समय बाद बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता और डैमेज हो जाता है। सो what we are doing, we are just creating more concentration of a similar looking or analogous compound to inhibit the particular site of receptor or enzyme.
उस रिसेप्टर या एंजाइम की उस पर्टिकुलर साइट को इनहिबिट करने के लिए हम उस जैसा ही बट उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में हम एक कंपाउंड, तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ कंसंट्रेशन। सो अगर आप इसकी एंजाइम केमिस्ट्री देखें तो दिस इज़ जनरल केमिस्ट्री, वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये एक जनरल एंजाइम रिएक्शन हो रही थी। हमने क्या किया, हमने उसमें एक इनहिबिटर इंट्रोड्यूस किया और वो क्या कर रहा है, वो बना रहा है EI, वो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। वो कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ऐसा ही, बट अब ये किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा। ये जितना ज़्यादा होगा इसकी कंसंट्रेशन उतनी ही क्या हो जाएगी, कम। जितनी इसकी कम होगी उतना ही आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट कम, तो काम रुक गया, इनहिबिशन हो गया। ये compete कर रहे हैं किसके लिए, फ्री साइट के लिए, फ्री एंजाइम के लिए compete कर रहे हैं, जो इसकी वजह से इसको नहीं मिल पा रहा। अब आपको अगर ये काम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एंजाइम की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा इसके बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर आप इसकी काइनेटिक्स में जाएं तो यहाँ एक नया फैक्टर आ गया KI। जैसे यहाँ KS था, वहाँ यहाँ KI है। KI क्या है, KI इज़ नथिंग बट E इंटू I डिवाइडेड बाई EI, डिसोसिएशन ऑफ EI। और दिस डिसोसिएशन ऑफ EI is a very important governing factor for inhibition। जितना ज़्यादा होगा, जितना कम होगा इसकी वैल्यू, उतना ज़्यादा इसके फॉर्मेशन की चांसेस बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा इसका फॉर्मेशन होगा उतना कम आपको ES मिलेगा। जितना कम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा बनेगा उतना कम प्रोडक्ट बनेगा। अब आप क्या कर रहे हो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्फा फैक्टर है एक, जो आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आप इसकी काइनेटिक्स, थोड़ी सी काइनेटिक्स अल्टर हो जाएगी, जो V था हमारा दैट विल बी V max S that is Km into S. This is apparent Km. Apparent Km मतलब आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग इनहिबिटर जो Km थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। तो यहाँ जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, वो Km में हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखें आप प्लॉट से भी देख सकते हैं, समझें इस बात को। ये प्लॉट हमने खींचा था V और S के बीच में, और हमने ये पढ़ा था सॉरी ये ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गया। ये आपकी टोटल V, तो ये हो गया आपका V हाफ, ये हो गया V मैक्स बाई 2, ये हो गया V मैक्स, तो ये V मैक्स बाई 2। तो जो V मैक्स बाई 2 पे जो कंसंट्रेशन होती है वही क्या होता है, Km होता है। बट जैसे आप इसमें एंजाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले वो इनहिबिटर के पास जा रहा है, देन आफ्टर वो अचीव कर रहा है। तो V मैक्स तो वही है, लेकिन V मैक्स बाई 2 अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड। ये देखें आप Km, तो Km बढ़ गया है, तो वैल्यू ऑफ Km क्या हो गई, बढ़ गई है। अगर आप इसको लाइनवीवर-बर्ग प्लॉट पे देखना चाहें तो आपको प्लॉट ऐसा मिलेगा। ये मान लीजिए आपका 1/V मैक्स है, तो वो वैसा का वैसा है। बट आपका जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 1/अल्फा Km। तो ये इनहिबिटर की प्रेजेंस में, तो इनहिबिटर की प्रेजेंस में क्या हुआ, V मैक्स तो वही है जो पहले था, 1/V एंड हियर 1/S। तो V तो वही है जो पहले था, बट क्या चेंज हो गया है, Km, एपरेंट Km चेंज हो गया। एंड हियर व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट 1+I कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर डिवाइडेड बाई Km। सो
ये 1 कब होगा? जब इनहिबिटर की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो? इसके बराबर। तब कि क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यहाँ अल्फा इक्वल्स टू 2। क्या करें कि ये अल्फा की वैल्यू मिनिमम हो। अल्फा की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब Km की वैल्यू इससे क्या हो? बहुत बड़ी हो। इससे जितनी बड़ी होगी तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो अल्फा का इम्पैक्ट 1 हो जाएगा। देन Km बिकम्स Km। और ये कब होगा? जब इनहिबिटर की कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो और Km की वैल्यू ज़्यादा हो। Km क्या है? Km है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो आप यूँ देखें कि इनहिबिटर की कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे जनरल काइनेटिक्स के लिए बिहेव करता है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है, एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। मेथनॉल, एथेनॉल का, सक्सिनेट, फ्यूमरेट का, फॉलिक एसिड फॉर्मेशन है, सल्फानिलेमाइड ड्रग्स से कैसे रुक जाता है। और काइनेटिक्स में आप देखें तो काइनेटिक्स भी हमें सजेस्ट कर रही है कि यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और इनिबिटर है वो compete करते हैं। जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन वो एंजाइम की साइड को ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, उसके हिसाब से आगे की रिएक्शन होगी। अगर इनहिबिटर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में अदर टाइप के इनिबिशंस देखेंगे। थैंक यू।